जय श्री राम, जय माता दी। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है एंड कौन सा इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट हम उस लीनियर इक्वेशन को कहते हैं जिस लीनियर इक्वेशन का या तो एक सॉल्यूशन हो या फिर एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो। एंड इनकंसिस्टेंट हम उस लीनियर इक्वेशन को कहते हैं जिस लीनियर इक्वेशन का नो सॉल्यूशन हो। एंड अगर इस क्वेश्चन में कोई लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट निकल आता है तो हमें उसके सॉल्यूशंस भी फाइंड करने हैं ग्राफिकली, यानी कि ग्राफ पर लाइंस को ड्रॉ करके हमें वहां से उस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में ये बता देती हूँ कि हम ये चीज़ पता कैसे लगाते हैं कि कौन सा लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है एंड कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट केस होता है जब a1/a2 इक्वल ना हो b1/b2 के। तो इसका मतलब है लाइंस इंटरसेक्टिंग बनेंगी लीनियर इक्वेशंस की इस केस में। एंड अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी तो इसका मतलब है यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट होगा जहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को टच कर रही होंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हो या फिर एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो तब उस केस में लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे इस केस में जब a1/a2 इक्वल ना हो b1/b2 के तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाएंगे। सेकेंड केस होता है हमारे पास जब a1/a2 इक्वल हो जाए b1/b2 के एंड इक्वल हो जाए c1/c2 के। तो इसका मतलब है लाइंस कोइंसिडेंट बनेंगी, यानी कि एक के ऊपर एक लाइंस बनेंगी। तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे, यानी कि एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होंगे ऑफ कोर्स। तो जब एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस होते हैं तो इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इस केस में कंसिस्टेंट होंगी। एंड थर्ड केस होता है हमारे पास जब a1/a2 इक्वल हो जाए b1/b2 के बट वो इक्वल ना हो c1/c2 के। इस केस में लाइंस पैरेलल बनेंगी। एंड जब पैरेलल लाइंस है तो यहाँ पे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है जहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को टच कर रही हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा। एंड जब नो सॉल्यूशन होता है तो उस केस में लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे इस केस में इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन हो जाएंगी। तो चलिए अब हम अपना थर्ड पार्ट सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब थर्ड पार्ट में ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन एंड ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब देखो जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो तो ऐसी ही होती है, यानी कि जो c कांस्टेंट टर्म है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे ही होता है जैसे कि यहाँ पे है एंड इक्वल टू में 0 होता है। बट यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जो c कांस्टेंट टर्म है जैसे फर्स्ट इक्वेशन में -6 कांस्टेंट टर्म है एंड सेकेंड इक्वेशन में -4 कांस्टेंट टर्म है, इसे मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊँगी। क्यों लेके जा रही हूँ मैं अभी आपको बताती भी हूँ। यहाँ पे 2x + y इक्वल टू ये -6 यहाँ पे आके राइट हैंड साइड पे आके पॉजिटिव का हो जाएगा। तो ये अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। एंड सेकेंड इक्वेशन 4x - 2y इक्वल टू 4 हो जाएगी। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब मैं कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे क्यों लेके आई हूँ, ताकि अगर आगे चलकर मुझे इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ते हैं, यानी कि ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए कुछ पॉइंट्स फाइंड करने पड़ते हैं, तो उस केस में हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो इसीलिए हम कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे लेके आते हैं। बाकी कई बुक्स में लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by = c भी होती है। एंड अगर आप कांस्टेंट टर्म को इसी साइड पे रहने दोगे तो भी आपका लास्ट में आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे अब हम a, b एंड c की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले a1, b1 एंड c1 की वैल्यू फाइंड करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में से। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x है 2, तो यहाँ पे a1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। b1 की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ y यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। b1 की वैल्यू 1 हो गई एंड c1 की वैल्यू 6 हो गई। अब a2, b2 एंड c2 की वैल्यूज भी निकाल लेते हैं। a2 की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 4, b2 की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ y यानी -2 एंड c2 की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब हम रेशियोज को कंपेयर करने के लिए यहाँ पे a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे a1/a2 यानी कि 2/4, इसे सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास 1/2 आ जाएगा। b1/b2 यानी कि 1/-2 एंड c1/c2 यानी 6/4, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है एंड c1/c2 के इक्वल भी नहीं है। हमें पहले ही पता चल गया कि a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के, तो हमें c1/c2 से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारे पास कौन सा केस होता है, जब हमारे पास लाइंस इंटरसेक्टिंग बनती हैं एंड उस केस में लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है।
सो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे अब हम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन में से कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए। तो अब इन दोनों इक्वेशन में मैं x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू फाइंड करूंगी। सो अगर फर्स्ट इक्वेशन में मैं पुट करूं x की वैल्यू 2, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। 2 एंड x को लिखेंगे हम 2 यहाँ पे ब्रैकेट में प्लस y इक्वल टू 6, 2 2 ज़ा 4 प्लस y इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 6 माइनस 4 2 हो जाएगा हमारे पास। तो जब हमने x की वैल्यू 2 पुट करी हमारे पास y की वैल्यू 2 आ गई। अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ x की वैल्यू 1, सो यहाँ पे 2 ब्रैकेट 1 प्लस y इक्वल टू 6, 2 1 ज़ा 2 प्लस y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 माइनस 2 4। तो जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी मेरे पास y की वैल्यू 4 आ गई। अब हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में से भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ x की वैल्यू 1, सो 4x की जगह मैं 1 पुट करूँगी माइनस 2y इक्वल टू 4, 4 1 ज़ा 4 माइनस 2y इक्वल टू 4, माइनस 2y इक्वल टू 4। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे 4 है राइट हैंड साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। माइनस 2y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 अपॉन 2 चाहिए माइनस का है बट हमारे पास y की वैल्यू 0 ही आएगी। तो जब हमने x की वैल्यू 1 पुट करी y की वैल्यू 0 आ गई। अब हम नेक्स्ट कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ x की वैल्यू 0, सो 4x को हम लिखेंगे 0 ब्रैकेट में माइनस 2y इक्वल टू 4। सो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। माइनस 2y इक्वल टू 4, माइनस 2y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 अपॉन 2 बट ये माइनस का है। सो यहाँ पे हमारे पास माइनस का 2 वैल्यू आ चुकी है y की। तो जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी मेरे पास y की वैल्यू माइनस 2 आ गई। सो यहाँ पे अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं। तो अब मैंने इन पॉइंट्स को टेबल में लिख लिया है। अब मैंने ग्राफ पर प्लॉट कर देती हूँ। सो फर्स्ट इक्वेशन में पहला कोऑर्डिनेट है हमारे पास जब x एक्सिस पर 2 है y एक्सिस पर 2 है। x एक्सिस पर 2 यानी यहाँ से y एक्सिस के 2 तक, यानी यहाँ पर एक पॉइंट लगेगा। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है जब x एक्सिस पर 1 है y एक्सिस पर 4 है। तो x एक्सिस पर 1 यहाँ से y एक्सिस के 4 तक, यानी यहाँ पर। तो अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट इक्वेशन के लिए लाइन बना देते हैं। तो अब सेकंड इक्वेशन में पहला कोऑर्डिनेट है जब x एक्सिस पर 1 है y एक्सिस पर 0 है। तो 1 क्योंकि x एक्सिस पर है तो यहाँ पे एक पॉइंट लगेगा। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है जब x एक्सिस पर 0 y एक्सिस पर -2, तो -2 y एक्सिस पर है यानी यहाँ पर। तो अब हम सेकंड इक्वेशन के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो अब मैंने इक्वेशंस भी लिख दी हैं एंड हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग बनी है एंड इंटरसेक्शन पॉइंट है x एक्सिस से 2 एंड y एक्सिस से 2। तो इसका मतलब है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यही कोऑर्डिनेट हमारा इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट सोल्व कर लेते हैं। सो अब फोर्थ पार्ट में भी हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 एंड सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 4x माइनस 4y इक्वल टू 5। तो अब हम यहाँ पे a1, b1 एंड c1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। a1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में से कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 2, b1 की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ y यानी -2 एंड c1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। a2, b2 एंड c2 की वैल्यूज भी निकाल लेते हैं। a2 की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 4, b2 की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ y यानी -4 एंड c2 की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब हम यहाँ पे रेशियोज को कंपेयर करने के लिए a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यूज निकाल लेते हैं। a1 अपॉन a2 यानी कि 2 अपॉन 4, इसे सिंप्लीफाई करके आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। b1 अपॉन b2 की वैल्यू -2 अपॉन -4, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे साइन एंड ये दोनों नंबर्स पॉजिटिव के हो जाएंगे। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो b1 अपॉन b2 की वैल्यू भी 1 अपॉन 2 हो गई। c1 अपॉन c2 यानी कि 2 अपॉन 5। तो अब हमें यहाँ से पता चला कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट वो इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। सो ये हमारे पास कौन सा केस होता है, जब लीनियर इक्वेशंस की पैरेलल लाइंस बनती हैं एंड उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होंगी। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट।
सो क्योंकि यहाँ पे ये वाली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, इनका नो सॉल्यूशन होगा एंड हमें ग्राफ बनाने की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सो ऐसे करके हमने ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिली हो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।